दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन पर। रात का समय था। लाहौर की एक शांत लेकिन सर्द शाम। सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ कभी-कभी दूर से किसी गाड़ी की हल्की आवाज़ या कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। शहर के किनारे पर स्थित एक पुराना अस्पताल, नूर अल-शिफा जनरल अस्पताल, जहां कभी जिंदगियों को बचाने की कोशिशें होती थीं, अब वर्षों से वीरान पड़ा था। इमारत की खिड़कियां टूट चुकी थीं। दीवारों पर जर्जरता और उदासी का राज था। एक नई शुरुआत का दिन। कहानी का मुख्य किरदार अदनान कुरैशी एक 28 साल का युवा पत्रकार था। वह सच की तलाश में साए से भी गहरे राज्यों को उजागर करने का जुनून रखता था। इन दिनों वह एक नए और रहस्यमयी केस पर काम कर रहा था। एक ऐसी एम्बुलेंस जिसे लोग रूहों की एम्बुलेंस कहते थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह एम्बुलेंस रात के खास समय में अचानक सड़क पर दिखाई देती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कोई भी उसका नंबर नहीं देख पाया, और जो लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते, वो या तो पागल हो जाते या फिर वापस आकर कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहते। अदनान को यह कहानी एक रिटायर्ड वार्ड बॉय चाचा सलीम से मिली थी, जो कभी इसी अस्पताल में काम किया करते थे। चाचा सलीम ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो एम्बुलेंस नहीं, वो कब्र है। उसमें जाने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। अदनान के दिल में जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। वो चाहता था कि इस अफसाने की हकीकत दुनिया के सामने लाए। वह इस रहस्यमयी एम्बुलेंस की असली सच्चाई जानना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कुर्बान क्यों न करना पड़े। पहली झलक उसी रात। अदनान ने शहर के एक पुराने जर्जर मोहल्ले में जाकर अपनी तहकीकात शुरू की, जहां सबसे पहले उस एम्बुलेंस को देखा गया था। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने उसे बताया, बेटा, वो एम्बुलेंस यहाँ पहली बार 2 साल पहले आई थी, रात के 2 बजे, और उसके बाद हर महीने की 13 तारीख को सायरन बजाते हुए आती है, लेकिन उसमें कोई जिंदा नहीं होता। अदनान ने उस तारीख को याद रखा, और इत्तेफाक देखिए, अगली 13 तारीख सिर्फ 2 दिन बाद आने वाली थी। अजीब सपना। उस रात जब अदनान अपने कमरे में सो रहा था, तो उसे एक डरावना सपना आया। वह एक सुनसान सड़क पर चल रहा था, और पीछे से सायरन की आवाज आ रही थी। जब उसने पलटकर देखा, तो एक पुरानी एम्बुलेंस उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुला, और अंदर से एक जली हुई लाश का हाथ उसे पकड़ने लगा। अदनान की चीख सुनकर उसकी मां कमरे में आई। क्या हुआ अदनान? वो पसीने से भीगा हुआ था। बस इतना ही बोल सका, वो एम्बुलेंस सपने में आ गई। पहला सामना 13 तारीख की रात। अदनान पूरी तैयारी के साथ निकला। उसने कैमरा, रिकॉर्डर, मोबाइल और एक तस्बीह अपने साथ रखी। समय हुआ रात के 1:45, और वह पुराने मोहल्ले की एक सुनसान गली में खड़ा था। ठीक 2 बजे एक धुंधली रोशनी के साथ दूर से सायरन की आवाज उभरी। फिर वही पुरानी एम्बुलेंस, झंग लगी हुई, खून से सने हुए शीशे, और कोई ड्राइवर नहीं, धीरे धीरे गली में दाखिल हुई और अदनान के सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अदनान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ एम्बुलेंस के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन एक तरफ दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अभी मरी नहीं, इंसाफ चाहिए। अदनान का दिल जैसे थमसा गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और अंदर के दृश्य रिकॉर्ड करने लगा, मगर कैमरा बंद हो गया, जैसे कोई ताकत उसे चलने से रोक रही हो। फिर अचानक एक धमाके की आवाज हुई, दरवाजा बंद हो गया और एम्बुलेंस गायब हो गई। अदनान जमीन पर गिरा पड़ा था। आसपास कोई नहीं था,
लेकिन उसके मोबाइल पर एक नई वीडियो फाइल मौजूद थी जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। फाइल का नाम था फाइल नंबर 13, शुरुआत। अदनान की जिंदगी उस एक रात के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। वो शारीरिक रूप से तो वापस आ गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो बार बार उस वीडियो को देखता जिसे उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में एक अस्पताल का अंधेरा कमरा था, जहां सिर्फ एक मरीजा की कराहती हुई आवाज सुनाई देती थी, मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ो, सायरन बज रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा। अदनान के दिल में हलचल मच गई। उस औरत की आवाज किसी अनजानी आत्मा की चीख जैसी थी, दर्द से भरी हुई, लेकिन इंसाफ की मांग करने वाली। ई फाइल की हकीकत अदनान ने वीडियो को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करके कई बार देखा। वीडियो के एक कोने में तारीख लिखी थी 13 जून 1998। रात 2:04। ये वीडियो कम से कम 25 साल पुरानी लग रही थी। सवाल ये था, 1, ये रिकॉर्डिंग अदनान के मोबाइल में कैसे आई? दूसरी, ये औरत कौन थी? तीसरा, और क्या ये सब वाकई सच था या कोई मानसिक भ्रम? अदनान ने लाहौर के पुराने अस्पतालों का रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे नूर अल-शिफा जनरल अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड मिला। वही अस्पताल जो अब बंद पड़ा था। आत्मा का परिचय। आरिफा नूर रिकॉर्ड के अनुसार आरिफा नूर नाम की एक नर्स 1998 में इसी अस्पताल में काम करती थी। 13 जून की रात वह गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल लाई गई थी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण वह मर गई। आखिरी नोट में लिखा था, आरिफा को अस्पताल लाते समय एम्बुलेंस का सायरन बंद था, कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था, वह रास्ते में ही दम तोड़ गई। अदनान की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। आर्यन सपना या हकीकत? उसी रात अदनान को फिर एक सपना आया। वह खुद को नूर अल-शिफा जनरल अस्पताल के एक पुराने कमरे में खड़ा महसूस करता है। दीवारों से खून टपक रहा है, सायरन बज रहा है और एक साया कमरे के कोने से बाहर आ रहा है। फिर एक लड़की का जलता हुआ चेहरा सामने आता है। उसकी आंखें सफ़ेद और चेहरा झकमी। मैं आरिफा हूँ, मुझे इंसाफ दो। उस रात मुझे समय पर नहीं बचाया गया, वो सब मुझे मरते देखते रहे। अदनान की चीख से सपना टूटता है। पसीने में भीगा हुआ वह बिस्तर से उठता है और एक फैसला करता है, मैं तुम्हारा इंसाफ बनूंगा। न अस्पताल की वीरान यात्रा सुबह होते ही अदनान नूर अल-शिफा जनरल अस्पताल पहुंचता है। अब ये जगह बस टूटी फूटी दीवारों और गुजरे हुए वक्त की गवाह थी, लेकिन अदनान के लिए ये एक कब्रिस्तान जैसी थी। वह अंदर दाखिल होता है, कैमरा ऑन करता है। हर कदम के साथ दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुलने लगते हैं। दीवारों पर खून के निशान और एक कमरा जिसके दरवाजे पर नंबर लिखा था, कमरा 13। अदनान की सांसें थमने लगती हैं। अंदर दाखिल हुआ तो मेज पर एक फाइल रखी थी, फाइल 13 नंबर 13, पुरानी धूल से भरी हुई और उस पर खून के धब्बे। फाइल खोली तो पहला पन्ना था। आरिफा नूर, उम्र 27, जख्मी हालत में लाई गई, मगर डॉक्टर वसीम के कहने पर उसे अगली शिफ्ट तक इंतजार करने को कहा गया। वह अगली शिफ्ट आने से पहले ही मर चुकी थी। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। डांडिया फाइल की कीमत उसी वक्त कमरे की लाइट झपकने लगी। एक तेज हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। फिर दीवार से एक आवाज आई, अब तुम मेरे साथ हो, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तुम आजाद नहीं। अदनान जमीन पर गिर गया, लेकिन फाइल को मजबूती से थामे रखा। अदनान अब जान चुका था कि एम्बुलेंस की रहस्यमय कहानी कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है। फाइल नंबर 13 ने सब कुछ बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं रहा था, वह एक ऐसी आत्मा का राजदार बन चुका था जिसकी चीखें वक्त की दीवारों में दफन थीं। डॉक्टर वसीम की परछाई आरिफा नूर की फाइल में
एक नाम बार बार दर्ज था, डॉक्टर वसीम शाहिद, अस्पताल का सीनियर सर्जन, जो उस रात ड्यूटी पर था, लेकिन घायल नर्स की मदद करने के बजाय उसे इंतजार करो कहकर टाल दिया था। अदनान ने पुराने स्टाफ की सूची से उस डॉक्टर की जानकारी निकाली। अब वह लाहौर के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था, शाहिद क्लिनिक। अदनान ने कैमरा और रिकॉर्डर उठाया और एक खोजी पत्रकार की हैसियत से डॉक्टर वसीम से इंटरव्यू के बहाने मुलाकात तय कर ली। सामना अतीत का भूत। अगले दिन अदनान क्लिनिक पहुंचा। यह एक शांत छोटे से बाजार के कोने में स्थित था। अंदर दाखिल होते ही अदनान की नज़र दीवार पर लगे एक फ्रेम पर पड़ी। पुरानी टीम की तस्वीर, आरिफा भी उसमें थी। वही मुस्कान, वही सादगी। अदनान ने डॉक्टर वसीम से बातचीत शुरू की। डॉक्टर साहब, 1998 में नूर उल शिफा हॉस्पिटल में एक वाकया हुआ था, एक नर्स की मौत। क्या आपको याद है? डॉक्टर वसीम की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, जैसे कोई दबी हुई याद फिर से सांस ले रही हो। मैं बहुत से केस देखता था उस वक्त, कुछ याद नहीं। अदनान ने तुरंत फाइल नंबर 13 मेज पर रख दी। डॉक्टर वसीम का चेहरा पीला पड़ गया। यह तुम्हें कहाँ से मिली? यह तो नष्ट हो चुकी थी। अदनान ने धीरे से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। फिर कमरे की लाइटें झपकने लगी, दरवाज़ा बंद हो गया और एक सायरन की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। डॉक्टर वसीम चीख पड़ा, नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो बस एक नर्स थी। अदनान ने देखा कि फ्रेम की तस्वीर में अब आरिफा की आंखें सीधे डॉक्टर वसीम की तरफ देख रही थीं। पाप की सज़ा। अचानक क्लिनिक की दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, मेरी मौत तुम्हारे ज़मीर की कब्र है वसीम। डॉक्टर वसीम कांपने लगा। उसकी चीखें पूरे क्लिनिक में गूंजने लगीं। अदनान ने तुरंत रिकॉर्डर ऑन किया। आत्मा जैसे बोल रही हो, जब तक तुम सच का सामना नहीं करोगे वसीम, मैं हर रात तुम्हारे ज़मीर पर सवार रहूंगी। डॉक्टर वसीम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। नए दरवाजे। अदनान ने इस वाक़े को अपनी डायरी में दर्ज किया। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक केस नहीं, ये इंसाफ की एक यात्रा है, और एम्बुलेंस सिर्फ एक जरिया है, एक ऐसी आत्मा की सवारी जो सच को दफन नहीं होने देती। अदनान ने अगली फाइल खोली। इस बार यह फाइल नहीं, बल्कि एक पुराना खत था, जिस पर आरिफा के हाथों से लिखा था, अगर मैं कुछ न कह सकी तो मेरी आत्मा खुद बोलेगी। खत के नीचे एक नया नाम दर्ज था, नर्स सादिया। एम्बुलेंस की अगली सवारी रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे खुद कुदरत भी उस अधूरी कहानी की गवाही दे रही हो। अदनान ने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और वो फाइल नंबर 13 संभाली और निकल पड़ा उन सुनसान सड़कों की ओर जहां कभी एक रहस्यमयी एम्बुलेंस देखी गई थी। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस रात आरिफा के साथ क्या हुआ था? दरायरों, वो पुराना कॉलेज वीडियो में जो जगह दिखाई गई थी, वो एक पुराना कॉलेज लग रहा था। ईंटों से बनी पुरानी इमारत, टूटी खिड़कियां और वीरान बरामदे। अदनान ने वीडियो को फ्रीज करके हर फ्रेम को गौर से देखा। कॉलेज की दीवार पर एक धुंधली सी नेम प्लेट दिखी, शफी मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज 1998। वहीं से सुराग शुरू हुआ। अदनान अगले दिन उस कॉलेज की तलाश में निकल पड़ा। बहुत खोजबीन के बाद उसे वो इमारत मिली। अब वो जगह बंद पड़ी थी, झाड़ियों से घिरी हुई, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। टीले दीवारों में दबी सच्चाई कॉलेज के भीतर घुसते ही एक सड़ी हुई बदबू ने उसका स्वागत किया। हर कोना सन्नाटे से भरा था। तभी कमरे की दीवार पर उंगलियों से खुरच खुरच कर लिखी गई इबारत दिखी, मैंने देखा था पर चुप रही, अब नींद नहीं आती। अदनान की सांसें थमने लगीं।
उसने कमरे के भीतर झांका। वहां एक पुरानी डेस्क पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, उस दिन कैंपस के पिछवाड़े में कुछ हुआ था। एक साया, एक चीख, और फिर सब खामोश। एक और गवाह तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम अरीफा को ढूंढ रहे हो ना? अदनान पलटा तो एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। कांपती आवाज, कमजोर आंखें, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे वर्षों से बोझ ढो रही हो। मैं यहां वार्डन थी। उस दिन कुछ देखा था, लेकिन डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा। क्या देखा था? अदनान ने फौरन पूछा। वो बोली, अरीफा कॉलेज आई थी किसी से मिलने, एक आदमी से। वो आदमी उसे घसीटकर पीछे ले गया और फिर बस उसकी चीख सुनाई दी। फिर एक एम्बुलेंस आई, लेकिन वो एम्बुलेंस अस्पताल ले जाने नहीं, उसे छुपाने आई थी। एम्बुलेंस की असलियत अदनान समझ चुका था। वो एम्बुलेंस सिर्फ एक वाहन नहीं थी, वो एक ऐसा साया थी जो अरीफा की अधूरी दास्तान को पूरा करने निकली थी। तभी अचानक कॉलेज के गेट पर वही एम्बुलेंस खड़ी दिखी, बिना ड्राइवर, बिना कोई आवाज, लेकिन सायरन जल रहा था। अदनान धीरे धीरे उसके पास गया और जब उसने दरवाज़ा खोला, अंदर एक और फाइल पड़ी थी, फाइल नंबर 14, केस डॉक्टर रऊफ। अदनान के होश उड़ गए। डॉक्टर रऊफ, कौन था ये नया नाम? रात का सन्नाटा था, लेकिन अदनान के दिल में तूफान मचा हुआ था। नर्स सादिया से मुलाकात के बाद एम्बुलेंस की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय और गहरी हो चुकी थी। अब यह सिर्फ एक भटकती आत्मा की पुकार नहीं रही, ये एक ऐसे सच का दरवाजा था जो बरसों से बंद था और अब धीरे धीरे खुल रहा था। रहस्यमय गवाह, जिस आदमी ने अदनान से कहा था, मैं भी उस रात का गवाह हूं, वह अचानक धुंध में गुम हो गया था। लेकिन अगली सुबह अदनान को एक छोटी सी पर्ची मिली। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, बाबा बशीर, पुराना कब्रिस्तान, गली नंबर 9। अदनान बिना देर किए उस पते पर पहुंच गया। कब्रिस्तान की खामोश हवा में हर कदम के साथ जमीन की नमी, हवा की सिसकारी और पेड़ों की सरसराहट उसे महसूस होने लगी, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। कब्रिस्तान के कोने में एक जर्जर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, खाली आंखें और होठों पर लगातार कुछ बड़बड़ाहट। अदनान ने धीरे से कहा, बाबा जी, मैं आरिफा नूर के बारे में जानने आया हूं। आपने कहा था आप गवाह हैं। बाबा बशीर ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। मैं उस एम्बुलेंस का ड्राइवर था जो उसे लेने कभी नहीं पहुंच सकी। एम्बुलेंस की कहानी बाबा बशीर ने कांपती आवाज में बताया। उस रात मुझे आदेश मिला था कि एक घायल नर्स को लाना है। मैं समय पर अस्पताल के बाहर पहुंचा भी था, लेकिन जैसे ही मैं रुका, इंजन बंद हो गया। सायरन तो बज रहा था, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक दी हो। धुंध ने सब घेर लिया। मैं हैंडल घुमाता रहा, इंजन स्टार्ट करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक वो चीख सुनाई दी, आरिफा की, उसकी आखिरी चीख। अदनान स्तब्ध रह गया। बाबा जी, आपने किसी को बताया? बताया बेटा, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। बोले, बुढ़ापा है, बहक रहा है, लेकिन आज भी हर रात मुझे वो चीख सुनाई देती है, सायरन और उसका दर्द। बाबा बशीर ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा अदनान को दिया। उसमें एक टेप रिकॉर्डर था जिस पर एक पुरानी ऑडियो कैसेट लगी थी। ऑडियो टेप का खुलासा अदनान ने टेप प्ले किया। कैसेट में आरिफा की आवाज़ थी, शैयो, अगर मैं कुछ कहने से पहले मर जाऊं तो समझ लेना, मुझे मारा गया है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये एक साजिश थी। मुझे चुप कराना चाहते थे। आवाज़ बंद हो गई, लेकिन संदेश स्पष्ट था। आरिफा की मौत एक हादसा नहीं, एक सुनियोजित हत्या थी, ताकि वो कोई राज न खोल सके। अदनान पर हमला जैसे ही अदनान ने वह फाइल और टेप एक सुरक्षित जगह पर रखा,
उसी रात जब वह होटल लौट रहा था, उस पर हमला हो गया। किसी ने पीछे से उसकी कार को टक्कर मारी। फिर काले कोट पहने 2 आदमी उसे घसीटकर सड़क के किनारे ले गए। तू बहुत कुछ जान चुका है, अब चुप हो जा, वरना तू भी आरिफा की तरह इतिहास बन जाएगा। लेकिन अदनान ने निडर होकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी आत्मा जाग चुकी है, अब तुम सबका पर्दाफाश होगा। उसी वक्त दूर से एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया, लेकिन ये कोई आम सायरन नहीं था, ये बदला लेने की घंटी थी। दोनों हमलावर डर के मारे अपने कानों पर हाथ रखकर भाग गए। अदनान घायल तो हुआ, लेकिन जिंदा बच गया। 4 आखिरी सवारी, एक अंत या एक नई शुरुआत। अंधेरी रात थी, लेकिन अदनान का हौसला अब किसी तूफान से कम न था। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं रह गया था, वह अब इंसाफ का पैगाम लेकर चलने वाला एक सच्चा हमसफर बन चुका था। आरिफा नूर, नर्स सादिया, बाबा बशीर, सबने सच की एक एक ईंट उसके हाथों में सौंपी थी, और अब वह इमारत ढहने वाली थी जिसके नीचे आरिफा का खून दबा दिया गया था। कि कौन न्याय या चेतावनी? अदनान ने सारे सबूत इकट्ठा किए। फाइल नंबर 13, आरिफा की लिखी हुई आखिरी वसीयत, ऑडियो टेप, नर्स सादिया और बाबा बशीर के बयान। उसने इन सबको एक वकील के जरिए अदालत में जमा कराया और फैसला किया कि अब इस कहानी को मीडिया पर लाया जाएगा। पूरे देश को पता चलेगा कि आरिफा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। लेकिन उसी रात कुछ बदल गया। दादगाले एम्बुलेंस फिर लौटती है। रात के 2 बजे अदनान की खिड़की के बाहर वही पुराना सायरन गूंजा। वही एम्बुलेंस झंग लगी, धुआं छोड़ती हुई अंधेरे में चमकती। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कोई अंदर नहीं था, लेकिन एक आवाज़ आई, हाओ, अब तुम्हें गवाही देनी है। अदनान को लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया से पुकार आई हो। उसने बिना हिचक कदम बढ़ाया और एम्बुलेंस में बैठ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और सफ़र शुरू हो गया। समय की सड़क, लेकिन ये सफ़र किसी आम सड़क पर नहीं था। ये वक्त की सड़क थी। सड़क के किनारे नज़ारे बदलते गए। 1998 का अस्पताल, आरिफा का लहूलुहान चेहरा, डॉक्टर वसीम की बेरुखी, सादिया की चुप्पी, बाबा बशीर की लाचारी। हर मंजर अब सबूत बन चुका था। एम्बुलेंस आखिरकार एक अदालत के सामने जाकर रुकी, लेकिन यह इंसानों की नहीं, आत्माओं की अदालत थी। आत्माओं का न्याय। आरिफा नूर की आत्मा सामने आई। उसने अदनान की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी चीख सुनी, तुमने मेरा दर्द दुनिया तक पहुंचाया। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। अदनान ने पूछा, लेकिन तुम्हारा कातिल, उसे सजा मिली? तभी पूरे कोर्ट में रोशनी फैल गई। डॉक्टर वसीम, वो दोनों हमलावर और अस्पताल के वे अफसर जो फाइल को छुपाते रहे, सबके चेहरे उजागर हो गए। एक एक कर सभी की आत्मिक फाइलें खोली गईं। हर एक को दिखाया गया कि उन्होंने क्या छुपाया और अब उन्हें क्या भुगतना होगा। फैसला सुनाया गया। कुछ को इस दुनिया में ही सजा मिलेगी, कुछ को कभी नींद नहीं आएगी, और कुछ को वही पीड़ा दोहराई जाएगी जो उन्होंने दूसरों को दी थी। अधा आखिरी विदाई आरिफा की आत्मा ने मुस्कराकर अदनान से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आवाज़ दी, तुमने मुझे भुलाया नहीं। अब मेरी एम्बुलेंस खाली हो चुकी है। अब ये तुम्हारे ज़मीर का बोझ नहीं, तुम्हारे साहस की पहचान है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला। अदनान बाहर निकला तो पाया कि वह फिर अपने उसी होटल के सामने खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। एम्बुलेंस गायब हो चुकी थी। मोबाइल में एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़, डॉक्टर वसीम गिरफ्तार। 1998 का मामला दोबारा खुला। नौवास, अंत या एक नई शुरुआत? अदनान ने कहानी पूरी कर दी थी। आरिफा की आत्मा को न्याय मिल चुका था। उसकी चीख अब इतिहास का हिस्सा नहीं, एक चेतावनी थी। लेकिन हर रात सोने से पहले
अदनान अब भी एक धीमी सी सायरन की आवाज़ ज़रूर सुनता है। ऐसा लगता है जैसे एम्बुलेंस अब उसकी रक्षक बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।